नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। जनहित मतलब आपका शो, जनहित मतलब समाज का शो, जनहित मतलब राष्ट्र का शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। और सबसे पहले बात उन मुद्दों की जो खबरों की भीड़ से आज आपके लिए हम चुनकर लाए हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की चुनावी गाड़ी हिचकोले खा रही है। पूछा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे क्या वाकई इस गाड़ी से उतर जाएंगे। इस सवाल के बैकग्राउंड में कुछ दिन पहले हुई दो मुलाकातें हैं कि उद्धव फडणवीस से और संजय राउत गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। महाराष्ट्र जैसा सवाल ही यूपी में है कि 2 सीटों का झगड़ा क्या 2 लड़कों की दोस्ती तुड़वा देगा। खबर है कि कांग्रेस ने अखिलेश के सामने अकड़ने का फैसला कर लिया है, तय कर लिया है कि द ग्रेट ओल्ड पार्टी 5 सीटें ही लड़ेगी, नहीं तो किसी सीट पर नहीं लड़ेगी। जनहित में हम आपको दिवाली से दुश्मनों से सावधान करेंगे। कश्मीर में बाहरी मजदूरों की हत्या करना, दिल्ली में स्कूल के बाहर धमाका होना और विमानों को लगातार धमकी मिलना, यह संयोग तो नहीं हो सकता, कहीं आतंकी प्रयोग तो नहीं है। साथ ही बात करेंगे लद्दाख में एलएसी पर जारी 4 साल का तनाव क्या खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों देशों ने एलएसी से पीछे हटने पर सहमति जताई है। इस खबर के क्या है मायने, ये भी बताने वाले हैं। और बात होगी सलमान खान की भी, जिनकी पूर्व प्रेमिका सोमी अली ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। सोमी अली वैसे तो सलमान की मदद करना चाहती हैं, लेकिन उनका यह बयान कैसे सलमान की मुश्किलें बढ़ा सकता है, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जनहित की आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। दिल्ली में कांग्रेस सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग खत्म हो चुकी है। अब कल मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक होनी है। उद्धव ठाकरे को लेकर दिन भर से जो खबरें चल रही हैं, उसके बाद अब सीटों के लिहाज से नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सियासत के लिए ये बैठकें काफी ज्यादा अहम हो गई हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे क्या नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं? उद्धव ठाकरे क्या सच में फडणवीस से मिले थे? उद्धव की शिवसेना 288 सीटों पर अकेले लड़ेगी। उद्धव महाविकास अघाड़ी से पलटी मार देंगे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के अंदर सीटों की कलह में अब नई सनसनी है कि मनचाही सीटें नहीं मिली तो उद्धव ठाकरे ये चले वो चले। सूत्रों की माने तो उद्धव को अंदाजा था कि कांग्रेस उन्हें सीटों के नाम पर तरसा सकती है, इसीलिए उन्होंने प्लान बी पर पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पिछले दिनों 2 अहम मुलाकातें हुई। मुंबई में उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिले थे। दिल्ली में संजय राउत गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। हालांकि आज संजय राउत ने इसे बीजेपी की कपोल कल्पना करार दिया है। ये खबर जो फैलाने वाले लोग हैं, वो लोगों ने बीजेपी की सुपारी ली है। हमने जो इतना संघर्ष किया है, वो संघर्ष से क्या उनके साथ जाने के लिए क्या है? राजनीति में असंभव कुछ नहीं होता, बिना आग के धुआं भी नहीं उठता। उद्धव चाहते हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव में उन्होंने अमरावती और रामटेक जैसी सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी थी, अब वही बड़प्पन कांग्रेस दिखाए। लेकिन कांग्रेस उद्धव को प्रैक्टिकल होने को बोल रही है। 288 विधानसभा सीटों में 28 सीटों पर पेच फंसा है। ज्यादा तकरार मुंबई और विदर्भ की 3-3 सीटों पर है। 6 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में है। कांग्रेस मानती है कि वो लड़ेगी तो जरूर जीतेगी। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी बंटने से यहाँ उद्धव के वोटर जा चुके हैं। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अंदर की तनातनी को दबा कर रखने में लगे हुए हैं। अपने डर के वजह से इस तरह की कहानी बना रही है। जैसे संजय राउत ने भी कहा कि ये पतंगबाजी करने का काम जो बीजेपी कर रही है वो बराबर है, वास्तविकता है। उद्धव और कांग्रेस के बीच बात ना बिगड़े, इसका जिम्मा शरद पवार ने संभाल रखा है। 12 सीटें मांग रहे अखिलेश यादव को मैनेज करने का जिम्मा भी शरद पवार के कंधे पर ही आ गया है। और इस वक्त आ रही बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। महाराष्ट्र में 23 अक्टूबर को जारी होगी कांग्रेस की पहली सूची। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक में 63 नाम तय किए जा चुके हैं। सकोली से नाना पटोले को टिकट मिलना तय है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कराड़ साउथ से पृथ्वीराज चव्हाण चुनाव लड़ेंगे।
बाला साहब थोराट को संगमनेर से टिकट मिलेगा, जबकि विजय वेडट्टीवार को ब्रह्मपुरी से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। नितिन राउत को नागपुर वेस्ट से टिकट मिलेगा। अमित देशमुख को लातूर सिटी से टिकट मिलना करीब करीब तय माना जा रहा है। कांग्रेस ने अब तक महाराष्ट्र की 96 सीटों पर स्क्रीनिंग पूरी कर ली है। पार्टी को महाविकास अघाड़ी में करीब 110 सीटें मिलने की उम्मीद है। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट इसको लेकर सहमत नहीं है, लेकिन अब देखना होगा क्या 110 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपनी बात मनवा पाती है या क्या परिस्थिति बनती है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के पटरी से उतरने का अंदेशा है, तो वहीं यूपी में सुगबुगाहट है कि 2 सीटों के झगड़े में 2 लड़कों की दोस्ती डिरेल ना हो जाए। कांग्रेस के मुंह फुलाकर बैठने की खबर है कि लड़ेगी तो 5 सीटों पर, वरना एक भी पर नहीं लड़ेगी। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी 12 सीटें मांग रही है तो कांग्रेस भाव नहीं दे रही। यूपी में कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है तो समाजवादी पार्टी बस 2 सीटें दे रही है। और इस तरह इंडिया अलायंस एक बार फिर टेस्टिंग मोड में आ गया है। यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव में अखिलेश यादव 6 उम्मीदवार उतार चुके हैं। कांग्रेस को जो सोचना है सोचे, ये सोचकर चुनाव प्रचार भी शुरू कर चुके हैं। अब कांग्रेस का पारा भी चढ़ा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को अल्टीमेटम दिया है। उसने कहा है या तो 5 सीटें लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। 5 सीटें नहीं मिली तो चुनाव प्रचार से भी दूर रहेगी। कांग्रेस कह चुकी है कि वैसे भी वो समाजवादी पार्टी की सीटें नहीं मांग रही। वो सीटें मांग रही है जिन पर समाजवादी पार्टी हारी थी, जहां बीजेपी जीती थी। देखिए, वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है कितनी सीटें कहां देनी है, क्या है। राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। हम लोग पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूत करने पर, उस पर काम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की ऐसी किसी धमकी से अखिलेश इनकार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि यूपी में कांग्रेस को उसने 2 सीटें भी दी हैं तो बहुत है। कोई नाराजगी की बात नहीं है। जो भी कुछ होगा बातचीत करेंगे, मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। दोनों पार्टियों के खींचतान में बीजेपी सिर्फ मुस्कुरा रही है। 9 की 9 सीटें जीतने का गणित लगा रही है। सीट विवाद में सबसे दिलचस्प है कि जो महाराष्ट्र में गठबंधन धर्म नहीं मान रहा, वो यूपी में पाठ पढ़ा रहा है और झारखंड में उसे कोई तीसरा आईना दिखा रहा है। और गठबंधन था, है और रहेगा, ये सब के सब कह रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है झारखंड में महागठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची जारी है। सूत्र बता रहे हैं झारखंड का संभावित सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 41 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेफ्ट को 4 सीटें, अन्य को 1 सीट देने पर सहमति बनी है। लेकिन इन सब के बीच आरजेडी का क्या होगा, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 41 सीटों पर, कांग्रेस 29 सीटों पर, लेफ्ट 4 सीट पर, अन्य 1 सीट पर। आरजेडी के लिए अब क्या बचेगा, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी के तेजस्वी यादव नाराज बताए जा रहे हैं। जनहित में आगे बढ़ते हुए अब विघ्न संतोषी विशेष। विघ्न संतोषी उन्हें कहते हैं जिन्हें दूसरों को परेशान करने, पीड़ा देने में सुख मिलता है, जिन्हें कुछ बुरा करके ही रोटी हजम होती है। 10 दिन के बाद दीपावली है, उसके पहले देश में ऐसे विघ्न संतोषी फिर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कल कश्मीर के गांदरबल में आतंकवादियों ने एक डॉक्टर और 6 मजदूरों की गोलियों से हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने से आतंकवादियों में बौखलाहट थी, वो इस हमले में दिखी है। हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF की ओर से ली गई है। वहीं कल दिल्ली के रोहिणी में हुए धमाके की जांच भी हो रही है। अंदेशा है कि कहीं ये दिवाली से पहले खालिस्तानियों या पाकिस्तानियों की चेतावनी तो नहीं, क्योंकि बाजारों में भीड़ है और 2008 में ऐसे ही वक्त दिल्ली में सीरियल धमाके हुए थे। दीपावली से पहले आसमान में भी दहशत है। विमानों में बम होने की अफवाहें रुक नहीं रही। ज्यादातर कॉल्स दूसरे देशों से हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इन्हें हल्के में नहीं ले सकती। जिन्हें दिवाली से पहले फ्लाइट से घर जाना है, उनके लिए ये परेशानी बढ़ाने वाली खबर है। और विघ्न संतोषियों की जमात पानी में भी मचल रही है। बीएसएफ ने पठानकोट के तरनाह नाले के पास एक पाकिस्तानी नाव बरामद की है। सर्चिंग जारी है कि कहीं आतंकवादियों ने एंट्री तो नहीं ले ली। आतंकी अजमल कसाब भी ऐसे ही नाव से मुंबई पहुंचा था। और अब आगे बढ़ते हुए इन 4 तस्वीरों में पहले बात गांदरबल हमले की करेंगे। अनुच्छेद 370 हटने के 5 साल के बाद जम्मू कश्मीर में नई सरकार चुनकर आई है, जो नए कश्मीर के सपने बुन रही है। वो आतंकवादियों को रास नहीं आ रहा, इसीलिए वो फिर से बेगुनाहों को निशाना बनाने में लगे हुए हैं।
बड़गाम में उमड़ी भीड़ की ये तस्वीरें डॉक्टर शाहनवाज के जनाजे की हैं, जिन्हें गांदरबल में आतंकियों ने अपनी गोली का निशाना बना दिया। मेरे पापा ने बोला मैंने ठान ली है मैं आपको एक IAS ऑफिसर बनाऊंगा, लेकिन कल जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे लगा कि मेरा ये ख्वाब जो है शायद अब पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने आप को संभालूं, अपने फैमिली मेंबर्स को संभालूं। रविवार को गांदरबल में जोजिला सुरंग के पास आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 7 बेगुनाहों की हत्या कर दी। इंश्योर किया गया है कि यहाँ से DC जम्मू ने DC गांदरबल के साथ टेकअप किया जाएगा मैटर, और जितना भी जो प्रोसेस होगा उसको फास्ट ट्रैक किया जाएगा। NIA ने इस हमले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से 2 जली हुई गाड़ियां मिली। आतंकियों ने लोगों पर AK-47 कार्बाइन से फायरिंग की थी। इसके अलावा मौके से इंसास राइफल भी मिली है। हमले से पहले आतंकियों ने इलाके की रैकी की थी। आशंका है कि रैकी में आतंकियों ने लोकल मॉड्यूल का इस्तेमाल किया। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव होने से बौखलाए आतंकी संगठनों ने एक बार फिर लोगों में डर पैदा करने के लिए इस तरह की टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता और किसी की जान लेने से पहले आतंकी धर्म नहीं देखते। गांदरबल हमले से यही पता चलता है। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले ज्यादातर वो लोग थे जो दूसरे राज्यों से आकर वहां पर काम कर रहे थे। इनमें हर धर्म के लोग शामिल थे। ये बिहार के मोहम्मद हनीफ और पंजाब के गुरमीत सिंह का परिवार है, जिनके बेटों ने गांदरबल आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी। गुरमीत सिंह कई साल से जम्मू कश्मीर में ही काम करते थे, जबकि बिहार के तीनों मजदूर 7 महीने पहले ही जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। रविवार को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में 6 मजदूरों और एक डॉक्टर की मौत हो गई, जिसमें पंजाब के गुरमीत सिंह के अलावा बिहार के मधेपुरा के निवासी फहीम, हनीफ और कलीम, जम्मू के रहने वाले शशि भूषण, मध्य प्रदेश के अनिल शुक्ला और कश्मीर के डॉक्टर शाहनवाज की मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के शशि भूषण के परिवार से मुलाकात करके उन्हें सांत्वना दी, जबकि हमले में घायल 5 मजदूरों से मिलने अस्पताल पहुंचे। जो भी गुनाहगार हैं उन्हें कठोरतम दंड सुरक्षा बल जरूर देंगे। मामले की गहनतम जांच हो रही, सुरक्षा बलों को पूरी आजादी है इस मामले में, और मैं समझता हूं कि जल्द ही वो लोग चिन्हित किए जाएंगे और उन्हें दंड दिया जाएगा। गांदरबल हमले की जिम्मेदारी TRF नाम के आतंकी संगठन ने ली है। 2019 में बने इस आतंकी संगठन के निशाने पर कश्मीरी पंडित, हिंदू, सिख और बाहर से आने वाले मजदूर रहते हैं। गांदरबल के आतंकी हमले में एक सवाल है कि क्या ये कश्मीरी पंडितों को घर लौटने से रोकने की चेतावनी तो नहीं। इस हमले से शायद फारूक अब्दुल्ला की आंखें भी खुली हैं, जो कल तक रट लगाए हुए थे कि पाकिस्तान से बात करो, बात करो। अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबत से निकलना चाहते हैं। ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो 10 दिन पहले तक बोल रहे थे कि भारत को पाकिस्तान के साथ दोबारा बातचीत शुरू करनी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में बदलते हालात के बीच गांदरबल में हुए आतंकी वारदात ने अब पाकिस्तान की पैरवी करने वाले अब्दुल्ला के सुर भी बदल दिए हैं। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर में बेगुनाहों की हत्या करके आतंकी संगठन ये साबित करना चाहते हैं कि कश्मीर में पहले जैसे ही हालात हैं। अब हम डेवलपमेंट को रुकने नहीं देंगे। जो गैप्स, जैसे मैंने कहा, अगर हमारे सिक्योरिटी ग्रिड में कहीं गैप्स हैं, कहीं खामियां हैं, कहीं कमजोरियां हैं, उनको दुरुस्त किया जाएगा। हमले के पीछे वजह यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी पूरी तरह से साजगार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बदले रुख के बावजूद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 7 लोगों की हत्या के लिए अब्दुल्ला सरकार और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। दुर्भाग्य है जिस कश्मीर को मोदी जी ने शांति लाया, रोजगार लाया, माहौल लाया, उसको फिर ये फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार बिगाड़ेगी।
लेकिन एक तरफ आतंकी हमले के बाद फारूक और उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी ओर विपक्षी दल हमले के लिए मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली धमाके की बात करेंगे। दिल्ली के प्रशांत विहार धमाके में जांच का दायरा अब इस दिशा में है कि कहीं इसके पीछे खालिस्तानी या पाकिस्तानी कनेक्शन तो नहीं है। कुछ अहम सुराग मिले हैं, लेकिन जांच अभी नतीजों से बहुत दूर है। दिल्ली के रोहिणी में रविवार को हुए धमाके के बाद अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। एनआईए समेत तमाम एजेंसीज जांच में जुटी हैं। लेकिन धमाका किसने किया, क्यों किया, इन सवालों के जवाब अब तक मिल नहीं पाए। इस बीच ब्लास्ट के पीछे खालिस्तानी आतंकियों का हाथ होने की बात सामने आ रही है। पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले कुछ टेलीग्राम चैनल पर दिल्ली ब्लास्ट के पीछे खालिस्तानी आतंकियों का हाथ होने का दावा किया गया था। सबसे पहले दावा टेलीग्राम चैनल जस्टिस लीग इंडिया पर धमाके का सीसीटीवी वीडियो डालकर किया गया। उसके बाद ये मैसेज पाकिस्तान के कई टेलीग्राम अकाउंट से शेयर किया गया। ये वो टेलीग्राम चैनल है जो आमतौर पर कश्मीर में एक्टिव आतंकी संगठन टीआरएफ के हमलों का अपडेट शेयर करते हैं। हालांकि दिल्ली ब्लास्ट के बारे में जो जानकारी पाकिस्तानी टेलीग्राम अकाउंट पर शेयर की गई, उसे प्रोपेगेंडा का हिस्सा माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को चिट्ठी लिखकर जस्टिस लीग इंडिया के बारे में जानकारी मांगी है। पुलिस दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी निगाह बनाए हुए है और जानकारी जुटाई जा रही है। सीआरपीएफ के स्कूल के बाहर हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी अब तक किसी संगठन ने नहीं ली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में ऐसा लग रहा है कि धमाके का मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि मैसेज देना ज्यादा है। दिल्ली में बीते दिन सुबह करीबन 7:30 बजे बम ब्लास्ट की घटना हुई और ये घटना सीआरपीएफ स्कूल के पास की बताई गई। आपको इसी के साथ में मैं याद भी दिला दूं कि मई महीने में देश की राजधानी दिल्ली में 150 से ज़्यादा स्कूलों में बम धमाके से जुड़े ईमेल्स की धमकी दी गई। संडे दिन इसलिए चुना गया ब्लास्ट को करने के लिए कि ये कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश है। सभी इसको अलग अलग एंगल से जाँच कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो खुफिया एजेंसी इस धमाके के पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन की भी पड़ताल कर रही है। खुफिया विभाग ने त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली में अलर्ट जारी किया था और अब इस धमाके के बाद दिल्ली के संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। उधर दिल्ली के रोहिणी धमाके में पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जो ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले का है। जांच इसमें दिख रहे एक शख्स पर जाकर टिक गई है। इसके अलावा धमाके वाली जगह से जो सफेद पाउडर मिला था, उसे लेकर भी अहम जानकारी सामने आई है। रोहिणी ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए खुलासे सामने आ रहे हैं। धमाके वाली जगह पर जो सफेद पाउडर मिला था, उसकी जांच के बाद एफएसएल ने बताया कि सफेद पाउडर में 3 केमिकल मिलाए गए थे। इनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरेट और नाइट्रेट शामिल है। ये तीनों केमिकल बम बनाने के लिए मिक्स किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल माइनिंग में किया जाता है। अब आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिसने धमाके के बाद सबसे पहले पुलिस को फोन किया था। ये है नरेश कादियान। जिस वक्त धमाका हुआ, कादियान घर में बैठकर काम कर रहे थे। धमाका होते ही कादियान ने वीडियो बनाया, फिर पुलिस और एनएसजी को पूरी जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कोऑर्डिनेट सबसे कर लिया। फिर उनके टेलीफोन एक के ऊपर एक आए, तो मैंने टेलीफोन का मैकेनिज्म ऐसा बना रखा है, अननोन कॉल मेरे को टेलीफोन रिसीव नहीं करता, ब्लॉक में हो जाता है। तो उसके बाद मैंने देखा कम से कम 15 टेलीफोन ब्लॉक में थे। फिर एक एक करके मैंने पूछा, फिर उन्होंने बताया मैं यहाँ से फायर ब्रिगेड से, एनएसजी से, फिर उनको सबको बता दिया। इस बीच दिल्ली पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें 3 संदिग्ध नजर आए। फुटेज में धमाके से एक दिन पहले यानी शनिवार रात सफेद रंग की टी-शर्ट पहने एक संदिग्ध ब्लास्ट वाली जगह पर नजर आया, जो वहां कुछ देर के लिए रुका और फिर वहां से चला गया। इसके अलावा 2 और लोग भी ऐसे दिखे जिनकी गतिविधियां संदिग्ध है। पुलिस अब इन संदिग्धों की तलाश कर रही है। अब बड़ा सवाल है कि जब जब ऐसे धमाके होते हैं तो उससे हम क्या सबक लेते हैं। रोहिणी धमाके के बाद एबीपी न्यूज की टीम दिल्ली के मुख्य बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए पहुंची, लेकिन जो कुछ हमें दिखा उससे तो यही लगा कि कोई सबक इससे नहीं लिया गया। रोहिणी में हुए ब्लास्ट के बाद दिल्ली अलर्ट पर है। एबीपी न्यूज की टीम दिल्ली के कई इलाकों में पहुंची तो हकीकत कुछ और ही नजर आई। सबसे पहले हम आपको लाजपत नगर लेकर चलते हैं। मार्केट के मुख्य द्वार पर ही इस तरह के दिल्ली पुलिस के छोटे छोटे से पोस्ट बने हुए हैं जहां पर तैनाती पुलिस बल की होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल हमें यहां पर कोई भी तैनात व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई रहता है पुलिस वाला? नहीं।
कभी कभी आते हैं मतलब? कभी कभी आते हैं। शाम को रहते हैं? शाम को नहीं, नहीं। सुबह को रहते हैं? सुबह को भी नहीं। अच्छा, दोपहर को रहते हैं? दोपहर को भी नहीं। कब रहते हैं, कुछ मालूम है? जब आते हैं तब रहते हैं सच्चू साहब और वो मैडम। पुष्पा मार्केट, जिसे लाजपत नगर की मेन मार्केट कहा जाता है, वहां से मार्केट में जाने के लिए 2 मेटल स्कैनर डिटेक्टर लगाए गए हैं, जो महज सजावट के लिए ही है। कि मैं स्कैनर से गुजर गई, लेकिन कोई मेटल डिटेक्टर के स्कैनर से कोई बीप नहीं आई, कोई आवाज नहीं आई। यानी ये कहना मुश्किल है कि ये स्कैनर भी काम करता है या नहीं करता। अब आपको खान मार्केट का हाल बताते हैं। यहाँ भी पुलिसकर्मी दूर दूर तक नजर नहीं आए। इस वक्त खान मार्केट में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ की स्थिति अगर आप देखें तो यहाँ दूर दूर तक चलने पर भी आपको कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आता, कोई सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आता। और ये स्थिति तब है कि जब लोगों की भारी संख्या जो है इस वक्त आपको इस पूरे मार्केट में नजर आ जाएगी। त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम है वो दिल्ली के लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। बात करेंगे टोटो की। यूपी और बिहार में नल की टोटी को लेकर सियासत का बवाल हमने देखा है, लेकिन दिल्ली में संग्राम टोटी नहीं बल्कि टोटो तक जा पहुंचा है। बीजेपी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को घेर रही है और पूछ रही है कि ये टोटो टोटो क्या है। 5.5 लाख के पर्दे, सैनिटरी पर 15 करोड़ का खर्च, 1 करोड़ 20 लाख का शावर, 60 लाख का टीवी, 9 लाख का फ्रिज और 4 लाख की मसाज चेयर। आप सोच रहे होंगे कि हम किसी हाई प्रोफाइल हार्डवेयर ब्रांड की रेट लिस्ट बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी के मुताबिक ये उन सामानों की लिस्ट है जो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में लगाए गए थे। सीट का टेम्परेचर, मतलब कहीं ठंडे में बैठे तो उछलना पड़े, तो इसलिए अभी ठंडी की दिन आ रही है, इसलिए आपके हाथ में ये बटन रहेगा। घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं तो आम आदमी हूँ। आप सोचिए, मतलब यहाँ पर रेनॉल्ड्स, यहाँ रेनॉल्ड और पीछे पकड़े हुए हैं रिमोट। आप सोचिए, ऊपर रेनॉल्ड नीचे रिमोट। बीजेपी केजरीवाल पर जिस कथित विलासिता के आरोप लगा रही है, उसका आधार PWD की चिट्ठी है, जिसमें सीएम हाउस से कीमती सामान चुराने का आरोप है। उस चिट्ठी में टोटो टॉयलेट सीट भी शामिल है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। ये टॉयलेट सीट सीएम बंगले के 7 कमरों में लगी थी। इसमें ऑटोमेटिक ओपन क्लोज सीट, हीटेड सीट और ऑटोमेटिक फ्लशिंग जैसी कई सुविधाएं हैं। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर सीएम आवास खाली किया। सरकारी आवास खाली करके उन्होंने खुद को आम आदमी दिखाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के आरोपों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 6 महीने के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के इन आरोपों से कैसे निपटती है। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश। शिमला में विवाद की वजह बनी संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू हो चुका है। खास बात यह है कि मस्जिद कमेटी खुद ही अवैध निर्माण तोड़वा रही है। 5 अक्टूबर को नगर निगम कमिश्नर ने मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था। जिस मस्जिद के नाम पर शिमला में बवाल मचा था, शहर की सड़कों पर संग्राम छिड़ गया था, आज उस मस्जिद की अवैध मंजिलों को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। कोर्ट के आदेश के 15 दिन बाद मस्जिद में बने अवैध हिस्से को तोड़ा जा रहा है। सबसे ऊपरी मंजिल से टिन शेड हटाए गए। मस्जिद रिहायशी इलाके में बनी है और इसके आसपास कई इमारतें हैं। ऐसे में अवैध रूप से बनाई गई 3 मंजिलों को गिराने में काफी समय लग सकता है। कोर्ट का आदेश ये भी है कि अवैध हिस्से को गिराने का खर्च मस्जिद कमेटी ही उठाएगी। मेन तो फंडिंग की मेन प्रॉब्लम है। पैसा तो कोई ना सरकार देगी ना कोई पब्लिक देगी, बनाने को तो सभी दे देते हैं। अब जैसे जैसे हमारे हम तो अपने खुद पर्सनल जेब से ही हम अपने तो खर्चा कर रहे जी, जैसा भी होगा। मस्जिद कमेटी का दावा है कि ये जमीन वक्फ की है। वहीं स्थानीय लोगों की दलील है कि जमीन हिमाचल सरकार की है। साथ ही मस्जिद कमेटी का ये भी दावा है कि ये मस्जिद आजादी से पहले की बनी है। लेकिन ये मामला 1 सितंबर को सुर्खियों में तब आया जब स्थानीय लोगों ने मस्जिद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और हजारों की संख्या में शिमला की सड़कों पर उतर पड़े। जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है उसका वेलकम करता हूं। जो उन्होंने वॉलंटरीली तरीके से अवैध जो भवन है और उसके जो अवैध पोर्शंस है, जो 3 फ्लोर है, उसको डिमोलिश करने का मेरा तो यही अपील है प्रदेश के लोगों से कि अच्छा माहौल बनाए रखें। मस्जिद को लेकर नगर आयुक्त कोर्ट में 21 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। कहते हैं कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं आती, इसीलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो।
समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ पर एक ऐसा बयान दे दिया जिसमें एक शब्द को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। थोड़ा यार, वो तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? संसदीय भाषा को तार तार करते ये हैं 5 बार के राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक रामगोपाल यादव। इन माननीय ने जिन पर अमर्यादित टिप्पणी की है वो देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं। उन्होंने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान से प्रार्थना किए थे, जिसके बाद ये निर्णय ले पाए। हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करा। ये छोड़ो, डोंट टॉक दीस प्रॉब्लम्स नाउ। दे आपको दे यार, कौन प्रॉब्लम सब कहाँ है? और तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। रविवार की बात है, छोड़ो यार, वो तो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। रामगोपाल ने ये अमर्यादित शब्द चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के उस बयान पर बोले हैं जो उन्होंने राम मंदिर फैसले पर दिया था। आम्ही त्यांना सांगितलं ह्याच्यात मार्ग तुम्हीच शोधून द्या आणि आपला जर का विश्वास असेल, आपली आस्था असेल तर मार्ग आपल्याला नेहमी देव शोधून देतात। रामगोपाल यादव के बयान से समाजवादी पार्टी की फजीहत हुई तो अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए, लेकिन बीजेपी ने कहा समाजवादी पार्टी का चरित्र सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के सीआई साहब का सब सम्मान करते हैं और हम तो बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। कि समाजवादी पार्टी देश के संविधान पर भरोसा नहीं करती, देश की स्वतंत्र न्यायपालिका पर भरोसा नहीं करती और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। और समाजवादी पार्टी को प्रोफेसर रामगोपाल यादव के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वो अपने नाम में प्रोफेसर लिखते हैं, लेकिन उनके आचरण शैतान बच्चों जैसे। अखिलेश ने तो सफाई भी देनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस से किसी ने उदित राज को नहीं टोका। उदित राज ने सीजेआई पर टिप्पणी की। सीजेआई अयोध्या मुद्दे के साथ कुछ और मुद्दों पर भी भगवान से प्रार्थना करते तो उनका भी समाधान हो पाता। एक आम आदमी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बिना पैसे के न्याय ले पाता। ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग बंद हो जाता। इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी गणेशोत्सव में चीफ जस्टिस के घर पूजा करने पहुंचे थे, तभी इशारों में उन पर तंज किए गए। बात सलमान खान की करेंगे, जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बिश्नोई गैंग के धमकी और हमले के बाद अब सलमान की पूर्व प्रेमिका सोमी अली का बयान सामने आया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में सोमी अली ने जो कुछ कहा उससे सलमान खान की मुश्किलें बढ़नी तय है। बॉलीवुड को अलविदा कह चुकी सोमी अली बरसों बाद मीडिया के सामने आई। उनका मकसद सलमान खान का बचाव करना था, लेकिन बातचीत में वो कुछ ऐसा बोल गई जो सलमान खान के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। सोमी अली ने कहा कि सलमान खान ने काले हिरण को मारा था, लेकिन तब उन्हें ये नहीं मालूम था कि बिश्नोई समाज काले हिरण को भगवान की तरह पूजता है। सलमान को ये 1998 में नहीं पता था कि जो उन्होंने हंटिंग की थी वो इन लोगों का भगवान है और वो इनकी पूजा करते हैं। सोमी अली का ये बयान सलमान खान के पिता सलीम खान के उस बयान से ठीक उल्टा है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि सलमान ने काले हिरण को नहीं मारा था। तो मैंने सलमान से पूछा, मैंने कहा कि किसने किया कुछ नहीं, तो कहने मैं तो था भी नहीं और वो मुझसे झूठ नहीं मिलेगा। सोमी अली ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि वो बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांगना चाहती हैं। 10वां जो उनका नियम है उसमें है कि हम लोगों को माफ कर देते हैं। तो जब मैं टेम्पल जाऊंगी और जब मैं वहां पे उनकी पूजा करूंगी, उनके भगवान की, और मैं अपना उनकी डोनेशन दूंगी। इस बीच सोमी अली के बयान पर बिश्नोई समाज भड़क गया है। बिश्नोई महासभा के जोधपुर अध्यक्ष ने साफ कहा कि जिसने गुनाह किया है उसी को माफी मांगनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के बिहाफ पे माफ़ी मांगता है तो क्या कल कानून उनको सज़ा देगा? तो वो सज़ा भुगतने के लिए भी दूसरे आदमी को भेज देगा क्या? जिसने अपराध किया है वही अपराध, उसको ही अपराध बोध महसूस होना चाहिए। कुछ दिन पहले आरोपों को सलमान के पिता सलीम खान ने गलत बताया, अब सोमी अली उसे सही ठहरा रही है। इस बयान के बाद काले हिरण का विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब देखना यह है कि सलमान खान इस नई मुसीबत से कैसे निपटते हैं। आगे बढ़ते हुए आज की एक और बड़ी खबर, लद्दाख में एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर 4 साल से जारी तनाव को खत्म करने की दिशा में आज भारत और चीन ने आपसी सहमति से पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे हटाने का बड़ा फैसला लिया है।
2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में पेट्रोलिंग को लेकर भारत और चीन की सेना के बीच झड़प के बाद आपसी संबंधों में आई खटास को दूर करने के लिए भारत और चीन LAC पर दोबारा पेट्रोलिंग शुरू करने को लेकर सहमत हो गए हैं। We've been in discussions with Chinese interlocutors both at a diplomatic level through the WMCC as was mentioned earlier as well, and through the at the military level as well, through meetings of the military commanders at various levels. भारत और चीन के बीच LAC पर हुए समझौते के मुताबिक दोनों देश डेमचोक और देपसांग पॉइंट से अपनी सेनाएं पीछे हटाएंगे और दोनों पॉइंट्स के बीच दोनों सेनाएं फिर से पेट्रोलिंग शुरू करेंगी। 2020 के बाद LAC पर बड़े तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन की सेनाओं के बीच 21 दौर की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच बाकी पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर विवाद खत्म करने को लेकर सहमति बन गई थी। सिर्फ डेमचोक और देपसांग पर दोनों देशों का तनाव बरकरार था। These discussions had in the past resulted in the resolution of standoffs at various locations. You're also aware that there were a few areas and few locations where the standoff had not been resolved. विदेश मंत्रालय ने चीन के साथ हुए इस समझौते को दोनों देशों के लिए अहम बताते हुए कहा है कि इस फैसले से भारत लद्दाख में वापस 2020 वाली पोजीशन हासिल कर लेगा। उधर रूस के कजान शहर में कल से 16वें ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस रवाना हो चुके हैं। 3 महीनों में पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दूसरी बार मुलाकात करेंगे। 22 से 24 अक्टूबर तक चलने वाले 16वें ब्रिक्स सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन जुलाई के बाद दूसरी बार मिलेंगे। पूरी दुनिया की निगाह इसी बात पर है कि क्या रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध जारी है, क्या उसे रोकने के लिए कोई शांति की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी, और क्या जो फॉर्मूला पीएम मोदी का होगा, क्योंकि भारत ये कहता है डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। क्या पुतिन इस पर सहमत होंगे? दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में इजरायल हमास में छिड़ी जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और नाटो के सदस्य देश तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन भी ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक मंच पर नजर आएंगे। इसके अलावा फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को भी रूस ने ब्रिक्स सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। रूस की अध्यक्षता में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में इस बार प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात हो सकती है। रूस में हो रहे 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में इस बार 5 संस्थापक सदस्यों के अलावा 23 और देश नजर आने वाले हैं। लेकिन ब्रिक्स की बढ़ती ताकत के बीच भारत के बाद रूस ने कहा है कि संगठन का मकसद पश्चिमी देशों का विरोध नहीं, बल्कि दुनिया के विकास और सुरक्षा को मजबूत करना है। खबर सुनकर एक देशवासी के तौर पर आपको गर्व होगा। CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की रिपोर्ट बताती है कि देश में टैक्स पेयर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है, साथ ही करोड़ों का टैक्स भरने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। CBDT के मुताबिक बीते 10 साल में देश में करोड़पति करदाताओं की संख्या 5 गुना बढ़ गई है। आंकड़ों के मुताबिक 10 साल पहले सिर्फ 44,000 लोगों की कमाई करोड़ों में थी, लेकिन आज देश के 2 लाख से ज्यादा लोग सालाना 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं। इनमें 262 लोगों की कमाई सालाना 100 से 500 करोड़ के बीच है। वहीं 23 लोगों ने जानकारी दी है कि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए 500 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं, जबकि 14 लोग ऐसे हैं जिन्होंने निवेश की बदौलत 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। करोड़पति करदाताओं की संख्या बढ़ने का मतलब यह हुआ कि देश में अमीरों की संख्या बढ़ रही है। इनमें ज्यादातर लोग अपना कारोबार करते हैं। सैलरी के दम पर करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग काफी कम हैं। हालांकि CBDT का कहना है कि अभी भी सबसे ज्यादा टैक्स मिडिल क्लास ही देता है। देश के 2 करोड़ से ज्यादा लोग सालाना 5.5 लाख से 9.5 लाख की कैटेगरी में टैक्स भरते हैं। यह किसी भी कैटेगरी में टैक्स भरने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। आमतौर पर नेता किसी कार्यक्रम में बड़े शान से टोपी या साफा पहनते हैं, लेकिन बिहार में उल्टा हो गया। स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल के दौरे पर गए थे, वहां उन्हें ऐसी टोपी पहना दी गई कि फोटो डिलीट करने पर भी मंत्री जी के मजे लिए जा रहे हैं। बिहार की सेहत सुधारने में जुटे मंत्री जी ने अस्पताल का औचक दौरा किया। पीले रंग का कुर्ता पहनकर नेताजी ने सकारात्मकता का सियासी संदेश दिया, लेकिन सिर पर नीले रंग के शू कवर ने सब पर पानी फेर दिया। ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं।
मंत्री जी बेगूसराय के सदर अस्पताल में ब्लड सेपरेटर यूनिट और टीबी सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रशासन ने मंत्री जी को सर्जिकल कैप की बजाय शू कवर पहना दिया, जबकि साथ में मौजूद डॉक्टरों ने सर्जिकल हेड कवर लगा रखा था। टोपी ट्रांसफर के खेल से बेपरवाह मंत्री जी ने भी अपनी उपलब्धियों का वीडियो शूट और फोटो शूट करवाया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली। मंत्री जी को जिस शू कवर की भनक अस्पताल में नहीं लगी, उसे जनता ने सोशल मीडिया पर पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर भद पिटी तो मंत्री जी ने आनन फानन में पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन शू कवर कांड ने सियासी शोर तेज कर दिया। ये सरकार के पूरे सिस्टम की पोल खोल रहा है कि जब कर्मचारी और जो अस्पताल का पूरा सिस्टम है वो माननीय मंत्री जी के साथ जब इस तरह कर सकता है तो दूसरे के साथ क्या करता होगा। शू कैप और सर्जिकल कैप दोनों एक ही मटेरियल का बना होता है। पर्पस होता है कि सर को ढकना। जो आदमी काम की धुन में इतना व्यस्त रहता हो। बीजेपी से लेकर जेडीयू तक मंत्री जी के बचाव में लगे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से मोर्चा खुद तेजस्वी यादव ने संभाल लिया। तेजस्वी ने पूछा कि क्या स्वास्थ्य मंत्री को सर्जिकल हेड कवर और शू कवर में अंतर नहीं पता। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज 1000 से ज्यादा दरोगाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा, लेकिन इसमें खास चर्चा 3 नामों की है, क्योंकि ये तीनों दारोगा बेहद खास हैं। इन्हें दारोगा बनाकर बिहार ने पूरे देश को जेंडर इक्वालिटी की राह दिखाई है। जिस पहचान को समाज कभी स्वीकार नहीं करता था, वो तबका जो हमेशा सम्मान का मोहताज रहा, आज बिहार में उसने ऐसी उड़ान भरी है कि हर कोई उसे सलाम कर रहा है। ऐसी एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 शख्सियतों की कहानी है जो बिहार के पटना से आई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1239 दरोगा को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिनमें 3 ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। पहली मानवी मधु कश्यप, ट्रांस विमेन, दूसरी रोनित झा, ट्रांस मैन और तीसरी बंटी कुमार, ट्रांस मैन। ये सितारा सिर्फ दिखने में सितारा है, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधे पे हमारे नीतीश सर ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने हमारे ऊपर सौंपी है, जिसके लिए मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनको धन्यवाद करती हूँ। मधु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। उनके सपनों की उड़ान खाकी और बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य देश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को क्रैक करने का है। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूं कि उन्होंने आपके चैनल के माध्यम से कि वो हमारे यूपीएससी में भी मौका दे, हम वहां भी अपने आप को प्रूव करेंगे। हमारे यहाँ चुनाव में नेता कभी खेत में पहुंच जाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, धान रोपने लगते हैं, चाय बनाते हैं, पकौड़े तलते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ऐसा चुनावी चकल्लस सिर्फ हमारे वहां हिंदुस्तान में ही होता है। सुपर पावर अमेरिका के बड़े नेता भी इसमें पीछे नहीं हैं। मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में फ्रेंच फ्राइज तलते ये डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। फिर से देखिए, अमेरिका में पकौड़े तलते ये डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। पेंसिल्वेनिया में कैंपेन के बाद एक मैकडी रेस्टोरेंट पहुंच गए। वहां एप्रन पहनकर फ्रेंच फ्राइज बनाए, मसाला मिक्स किया, उसके बाद टेकआउट विंडो से पैकेट डिलीवर भी किया। What a good-looking family. We're going to make it better than ever, okay? Thank you. Thank you. It's a pleasure, President Trump. Yes. इलेक्शन में नेता यूं ही डाउन टू अर्थ नहीं होते। ट्रंप मुद्दे पर आए, बोले देखो मैंने कमला हैरिस से ज्यादा काम किया है। Now I have worked. I've now worked for 15 minutes more than Kamala. Are you going to put this on your resume? I never worked here. कमला हैरिस ने पिछले दिनों कहा था कि वो बहुत संघर्ष करके नीचे से ऊपर उठी हैं। शुरुआती दिनों में उन्होंने मैकडॉनल्ड जैसे रेस्टोरेंट में काम किया था, काउंटर पर हिसाब तक संभाला था। ट्रंप के पेंसिल्वेनिया जाकर यही सब करने की एक और वजह है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की जरूरत होती है। अमेरिका के 50 राज्यों में हर स्टेट में इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की संख्या अलग है। पेंसिल्वेनिया में 19 जबकि डेमोक्रेटिक गढ़ कैलिफोर्निया में 54 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। 2019 में ट्रंप 1% वोट से पेंसिल्वेनिया हार गए थे, इसीलिए इस बार वोटों को बहुत अच्छे से फ्राई करने में लगे हैं।
और अब जनहित में चलते चलते आज का जरूरी मंत्र बताते हैं। आज आजाद हिंद दिवस है। 81 साल पहले आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। नेताजी कहा करते थे, सफर कितना ही कष्टदायी और बदतर क्यों ना हो, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। सफलता का दिन दूर हो सकता है, लेकिन वो आएगा जरूर। इसी के साथ आज के जनहित में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, जो आपको रखे आगे।